हेलो स्टूडेंट, दिस शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड 4 सेमेस्टर के एजुकेशनल पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग के यूनिट 2 में हम बात करेंगे फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कि कैसे एजुकेशन की फाइनेंसिंग इन द सेंस की कैसे अमाउंट आता है, कैसे आपकी फीस से फिर वो कन्वर्ट करते हैं इनकम में, और कैसे आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे करते हैं फाइनेंसिंग। एजुकेशन इन इंडिया इज ए कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो बेसिकली 3 लिस्ट बनाई जाती हैं जिसमें मैटर्स रखे जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहली जो लिस्ट होती है वो सेंट्रल या फिर आप बोल सकते हो यूनियन लिस्ट होती है। सेकेंड इज द स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली सेंट्रल लिस्ट में वो सारे काम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करती है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट असेंबली या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसके ऊपर काम करती है। आफ्टर दैट इज कॉन्करेंट, जिसपे दोनों ही कर सकते हैं, स्टेट भी मतलब उनका कुछ शेयर होता है, दोनों ही काम करते हैं, दैट इज यूनियन भी और आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी। स्टेट में वो किस में आएंगे, कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो एजुकेशन क्या है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी फंड करती है बच्चों को और जो सेंट्रल है वो भी फंड करती है। ओके, सो मीनिंग बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड एलोकेट फंड। तो वो लॉज बना सकते हैं एजुकेशन के ऊपर और फंड को एलोकेट कर सकती है, फंड्स लेकर आ सकते हैं। ओके, सो दिस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो इससे क्या बना है, इससे बना है सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप, है ना। तो एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एंश्योरिंग एडिक्वेट फंडिंग एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इससे क्या होगा, अगर रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की वजह से एक हम एडिक्वेट फंडिंग, एक अप्रोप्रिएट वे मिल जाएगा हमें कि कैसे फंड करना है बच्चों को, किस वे में करना है। जब सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर करेंगी तो कुछ प्रोपोर्शन रख दिया जाएगा कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कितना स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ओके, और उससे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी होगा कि हम जो पॉलिसीज है वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आगे आने वाली एजुकेशन पॉलिसीज के लिए। ओके, सो आफ्टर दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इन एजुकेशन फाइनेंसिंग। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसा है एजुकेशन में फाइनेंस के बेस पे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है, सो आर्टिकल 21A कहता है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है फॉर द स्टूडेंट्स बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एंड फोर्स थ्रू द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कहा गया एजुकेशन के लिए कि आर्टिकल 21 में कि सभी के लिए मतलब जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और ये कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाएगा, एंट्री 25 में है ये एजुकेशन। तो एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर्ड की जाती है, आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government. Okay, so finance commission recommend the distribution of central taxes to states indirectly affecting एजुकेशन बजट। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, रिकमेंड करता है कि सेंट्रल टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टेट्स में, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन बजट में अपने जो रिसोर्सेज है या फिर फंड है वो एलोकेट कर सके या फिर पहुंचा सके सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक। ओके, सो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में बी क्या आता है, डिवीजन ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो कैसे डिवीजन की हुई है, तो रोल अगर पॉलिसी एंड प्लानिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर हम पॉलिसी की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज 2020 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रिपेयर की गई थी। करिकुलम के लिए एनसीईआरटी और यूजीसी है, एनसीईआरटी फॉर 12th क्लास तक है ना, और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यूजीसी आपकी हायर एजुकेशन के लिए बॉडी है। बट अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट लेवल पे, तो इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्रास रूट लेवल पे, मतलब छोटे गांव कस्बों को देखकर किया जाता है, सारी पॉलिसीज बनाई जाती है। और यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं एससीईआरटी होता है, मतलब हर स्टेट के कुछ बोर्ड होते हैं। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो एचबीएससी बोर्ड है, दैट इज हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो ये एससीईआरटी को कवर करता है, मतलब इसमें आप एनसीईआरटी का ही छोटा रूप है जहाँ पे आप स्टेट के बारे में ज्यादा बताओगे, दैट इज स्टेट काउंसिल फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, फंडिंग कैसे की जाती है, तो इट प्रोवाइड ग्रांट स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स प्रोग्राम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ग्रांट प्रोवाइड करती है, मतलब कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए, स्कीम्स लेकर आते हैं ताकि आप बोल सकते हो जैसे आप एक स्कीम आई थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेसिकली ये तो स्टेट लेवल की स्कीम थी, बट ये करी किसने थी इम्प्लीमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही करी थी, ताकि हरियाणा में जो रेशियो है फीमेल और मेल का वो बढ़ सके, है ना,
फीमेल ज़्यादा पढ़े, उनको ज़्यादा लोग पढ़ाएं इसलिए। तो उसके बाद फंडिंग, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो मेजर शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर कम फ्रॉम द स्टेट। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर का जो मेजर शेयर है वो कहाँ से आता है, स्टेट्स के द्वारा ही आता है, ठीक है, स्टेट से ही आता है। सो इंस्टीट्यूशंस में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे JNU हो गई, DU हो गई, IITs हो गई, NIT हो गई, IIM हो गए, है ना। तो ये क्या है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। आफ्टर दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे हम MDU की ही बात कर ले, KU की बात कर ले, ओके, हिसार यूनिवर्सिटी की बात कर ले, तो बेसिकली ये क्या है, ये है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। आफ्टर दैट इज द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप एंड एजुकेशन फाइनेंसिंग में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो सेंटर के द्वारा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन सी है, BJP है, भारतीय जनता पार्टी। तो वो क्या करेगी, वो कुछ स्कीम्स लेकर आएंगे एजुकेशन के लिए, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। तो कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान। सो समग्र शिक्षा अभियान इज लाइक द इंटीग्रेट स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12, है ना। तो समग्र शिक्षा अभियान में क्या क्या आता है, आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है वो भी आता है, आपका राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी आता है, ओके। तो ये इंटीग्रेट करती है बहुत सारी स्कीम्स को, टीचर एजुकेशन भी आता है। तो प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, उसको ये प्रॉपर इंश्योर करती है। आफ्टर दैट इज मिड डे मील स्कीम, जिसको अब PM पोषण योजना बोला जाता है। सो ये न्यूट्रिशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन, इट मीन्स कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो उनको न्यूट्रिशियस फूड खिलाने के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको स्कूल्स में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे दी जाएंगी कि वो स्कूल में ही खाना खाएंगे अपना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो बीच में जो लंच होगा वो स्कूल ही प्रोवाइड करेगा। तो मिड डे मील स्कीम, जिसका नाम PM पोषण है। आफ्टर दैट इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दैट इज रिलेटेड टू उच्चतर मतलब हायर एजुकेशन, जो आपके हायर एजुकेशन मतलब जो आफ्टर 12th जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड। आफ्टर दैट इज स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन इज रिलेटेड टू वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये फोकस करता है कि आपको 12th से ही या फिर 12th से पहले ही 6th क्लास से ही आपको वोकेशनल एजुकेशन कराई जानी चाहिए, मतलब स्किल बेस्ड लर्निंग कराई जानी चाहिए। जैसे आपको आपको आर्ट पे फोकस कर दिया, AI के बारे में आपको बता देंगे, तो वो सारी चीज़ें, ताकि आप आगे 12th के बाद ही आप इजीली रोजगार ले सको। सो पैटर्न क्या है इसका, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, तो टिपिकली 60-40 है सेंटर और स्टेट का, कि 60 जो फंड है वो कौन करेगी, सेंटर करेगी, और स्टेट कितना करेगी, 40%, ओके। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की, तो वहाँ पे 90-10 का रेशियो है, मतलब सेंटर जो है 90% फंड करेगी और 10% इज बाय द स्टेट, ओके। यूनियन टेरिटरीज पे पूरा हक किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड करेगी 100%। आफ्टर दैट हम आते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, इट मीन्स कि गैदर करना, ऑर्गेनाइज करना मनी को, ताकि बच्चों को फंड दे सके, ताकि स्कीम्स चला सके, ताकि पॉलिसीज ला सके एजुकेशन के लिए। सो बेसिकली गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मनी, मटेरियल्स, पीपल एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड टू रन एंड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। कोई भी स्कूल स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ह्यूमन रिसोर्स लेकर आना होता है, मतलब टीचर्स लेकर आने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लेके आनी होती है ना, और बहुत सारी चीज़ें लेके आने होते हैं, मटेरियल्स, मनी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो बेसिकली वही क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अब उसको कैसे मोबिलाइज करना है एक एफिशिएंट मैनर में, वो कैसे जो सरकार है आपकी, जो गवर्नमेंट है उसकी कैसे जिम्मेदारी, ओके। सो दीज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड स्कूल्स। तो ये जो रिसोर्सेज है स्कूल को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, स्कूल बनाने में, टीचर्स को सैलरी पे करने में, और प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल्स, फंड, स्कॉलरशिप एंड मोर। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप जब गैदर करते हो, आप जब मनी इकट्ठा करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें पहले से ही इकट्ठा करोगे। आप पहले जगह देखोगे जहाँ पे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, अदर रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो आप देना चाहोगे, है ना। सो वो सारी चीज़ें। आफ्टर दैट इज द गवर्नमेंट सोर्सेज। तो गवर्नमेंट सोर्सेज के द्वारा कैसे हो सकते हैं मोबिलाइजेशन, तो सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू एक आप बोल सकते हो बहुत ही बड़ा फैक्टर है इनकम जनरेशन का,
for the central government. Education is central and state government both. Okay, so education is funded largely from the general tax revenue. तो education जो है वो general tax revenue, जो tax revenue होते हैं, जो tax से कमाई होती है किसकी, सरकार की, उससे education को fund किया जाता है both at central and state level. तो सेंट्रल टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स और जीएसटी आर शेयर्ड विद स्टेट एज पर द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन. तो आपने कभी बिल देखा होगा, आप कुछ चीजें खरीदते हो एक प्रॉपर शॉप से जहाँ पे पूरा बिल बना के दिया जाता है, तो वहाँ पे जीएसटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ओके, तो सीजीएसटी जो परसेंट है वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और एसजीएसटी जो परसेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. ओके, तो बेसिकली ये बांट लेंगे एक दूसरे में ताकि बाद में कोई झंझट ना हो ना, ताकि बाद में कोई लड़ाई ना हो या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए. ओके, सो इसका क्या मतलब है कि ये शेयर करते हैं अपना जो टैक्सेस है, जो हमारे सेंट्रल टैक्सेस हैं उसको, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. सो बजटरी एलोकेशन कहाँ से होता है कि बजट जो आता है वो उससे भी हम पैसे लेकर आते हैं, है ना, एजुकेशन के लिए. सो इंडिया एम्स टू स्पेंड, इंडिया मतलब ऐसा सोचता है कि वो अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे लगाए, खर्च करे, है ना, एजुकेशन पे, जैसा कि एनईपी 2020 कहता है. और जो अर्लियर कमीशन लाइक कोठारी कमीशन आए थे 1966 में, डॉक्टर डीएस कोठारी के द्वारा दिया गया था, तो उन्होंने भी बोला था कि एजुकेशन पे टोटल जो जीडीपी है उसका 6% तो लगना ही चाहिए. बट अभी लगता कितना है, स्पेंड कितना होता है, तो इट इज अराउंड 2.9 टू 3.1%. तो आप सोच के देखो कि इतना कम परसेंट जीडीपी का हमारी एजुकेशन पे लग रहा है. और एम क्या रखा गया है कि 6%, है ना, विच इज कंसिडर्ड लो कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड. जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो ऐसे कंट्रीज हैं जो आप बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा परसेंट है जीडीपी का एजुकेशन में. तो एजुकेशन मैंने बताया भी था आपको पिछली वीडियोस में, बहुत बड़ा की फैक्टर है किसी भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए. ओके, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. सो आफ्टर दैट इज हम बात करते हैं ग्रांट्स एंड ट्रांसफर से भी आते हैं क्या, हमारे रिसोर्सेज. ओके, सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट्स अंडर सीएसएस एंड अदर डेवलपमेंट ग्रांट्स. तो कुछ असिस्टेंस भी मिलती है, मतलब हेल्प भी मिल जाती है सीएसएस में. ओके, अदर डेवलपमेंट ग्रांट्स दे देते हैं, जैसे सेंट्रल ने दे दिया थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट को ताकि उनको हेल्प मिल जाए. ओके, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स फॉर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, की स्टेट गवर्नमेंट खुद क्या करेगी, ग्रांट प्रोवाइड करेगी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, बिल्डिंग्स इम्प्रूव करने के लिए, फैसिलिटीज लाने के लिए. आफ्टर दैट इज नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज क्या हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं आते, जो बाहर से आते हैं. ओके, तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, की जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वो अपना पैसा लगा के अपना जो बिल्डिंग है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड करते हैं. सो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम. तो बहुत ही बड़ा, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ही बड़ा एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं प्राइवेट, आपकी जो सेक्टर है, आपके जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो वहाँ से भी उनकी जो कमाई होती है वो पूंजी लगाते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उससे उनको प्रॉफिट होता है. तो वो भी बहुत बड़ा पार्ट है एजुकेशन को इम्प्रूव करने में. सो एडटेक और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सीएसआर इनिशिएटिव्स आर आल्सो ग्रोइंग. तो एडटेक मीन्स की एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी, की आप एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करो ताकि इम्प्रूव हो सके हमारी लर्निंग और एनहेंस कर सके हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को. सो एक्सटर्नल फंडिंग भी आती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से. तो बाहर के जो बैंक होते हैं वहाँ से भी फंडिंग मिलती है हर कंट्री को. अगर कहीं पे रिसोर्सेज कम है तो आप मतलब एज अ प्राइवेट सेक्टर आप हेल्प ले सकते हो. ओके, यूनेस्को से और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफन सपोर्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया. तो ये सपोर्ट करते हैं, जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा को सपोर्ट करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन वाली शिक्षा को, मतलब जो डिसेबल्ड है उनको प्रमोट करते हैं, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करते हैं ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस. ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट इज पीपीपी. इट मीन्स कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों की जो सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं ना, सेल्फ फाइनेंस्ड आपके जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, बेसिकली उसमें थोड़ा पब्लिक का कुछ हिस्सा होता है, थोड़ा प्राइवेट का होता है. ओके, यूज इन स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. तो इनके जो मनी होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, स्किल डेवलपमेंट में, डिजिटल लर्निंग में, कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, ताकि आपको स्किल बेस्ड लर्निंग मिल सके. ओके, एग्जांपल्स लाइक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज एनएसडीसी, और स्वयं प्लेटफॉर्म. ओके, जो स्वयं प्लेटफॉर्म है उसमें प्राइवेट का भी कुछ परसेंट है और पब्लिक का भी कुछ परसेंट है.
एजुकेशन सेस एंड CSR। तो एजुकेशन सेस पहले कितना था, 2% था, और अब कितना हो गया, अब 4% हो गया। ओके, अब अगर आप बात करूँ 2025 से 26 फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें एजुकेशन पे सेस 4% कर दिया गया। तो अर्लियर इट वाज 2% और इनकम टैक्स वो स्पेसिफिकली फॉर फाइनेंसिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये बेसिकली किसके लिए था, एलिमेंट्री एजुकेशन को फोकस करने के लिए। ओके, so under CSR rules companies must spend 2% of profit, some of which can go to education initiative। तो CSR रूल के अंडर में क्या होगा कि आपको 2% अपना प्रॉफिट है वो किस पे देना है, एजुकेशन पे देना ही है। ओके, सम ऑफ विच कैन गो टू एजुकेशन इनिशिएटिव, ताकि वो एजुकेशन के इनिशिएटिव्स में, मतलब कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं आपने देखे होंगे, ब्रांड्स होते हैं वहाँ पे आपको वहाँ पे उसमें इंक्लूडेड ही होता है आपका सेस। ओके, आपका टैक्स। तो वो क्या है, वो 2% प्रॉफिट है जो यूज़ करते हैं वो, है ना, सेंट्रली जो एजुकेशनल इनिशिएटिव है उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। ओके, फिर है आफ्टर दैट इज चैलेंजेस इन फाइनेंसिंग एजुकेशन। तो लो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इंडिया स्टिल स्पेंड्स बिलो द ग्लोबल बेंचमार्क। तो लो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी इंडिया की आपने देखा था कि 2.9 से लेके 3.1% ही जो परसेंट है वो जीडीपी का एजुकेशन पे यूज होता है ना। तो इंडिया बहुत ही बिलो, आप बोल सकते हो, स्पेंड करता है ग्लोबल बेंचमार्क में। ओके, इनइक्विटी इन एलोकेशन, तो डिस्पैरिटीज बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन अर्बन रूरल एरियाज। तो डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं, मतलब डिफिकल्टीज, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा इन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि डिफरेंस होते हैं, जैसा लिखा होता है वैसा कुछ नहीं होता, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इनइक्विटी होती है एलोकेशन में कि सेंट्रल कुछ दे रहा है, स्टेट कुछ दे रहा है, या सेंट्रल दे ही नहीं रहा है, स्टेट को ही खुद करना पड़ रहा है। ओके, ये रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में भी होता है ये। फिर लीकेजेस एंड प्रॉपर यूटिलाइज पुअर यूटिलाइजेशन, तो फंड ऑफन रिमेन अनस्पेंट और आर नॉट यूज इफेक्टिवली। तो फंड कैसे होते हैं, वो ऑफन रिमेन अनस्पेंट, कि जो कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कभी भी यूज ही नहीं होते हैं, है ना, या फिर इफेक्टिवली यूज ही नहीं करा जाता, उन्हें बस बेकार के कामों में यूज कर दिया जाता है। आफ्टर दैट इज ओवर रिलायंस ऑन स्टेट्स। तो ज़्यादा जो गवर्नमेंट है, ज़्यादा जो लोग हैं, या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट पे ही रिलाई करते हैं कि स्टेट खुद ही अपना बर्डन को बियर करे। ओके, मेजर बर्डन स्टेट पे होता है, बट मैनी लैक फिजिकल कैपेसिटी, और बट स्टेट्स के पास पैसों की कमी होती है ना, उस वजह से वो एजुकेशन पे फंड नहीं दे पाते हैं अच्छे से। ओके, फ्रैगमेंटेड स्कीम्स होती हैं कुछ, जैसे मल्टीपल ओवरलैपिंग स्कीम्स कैन लीड टू इनएफिशिएंसी। तो स्कीम्स तो इतनी सारी हैं इंडिया में, है ना, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं जो एजुकेशन के ऊपर लाई जाती है, बट काम कुछ ही स्कीम्स पर होता है, वो भी लिमिटेड टाइम तक। ओके, वो भी लिमिटेड टाइम तक। तो बहुत सारी कमियां हैं जो हमें देखने को मिलती है एजुकेशन के फाइनेंसिंग में। आफ्टर दैट इज रिसेंट डेवलपमेंट एंड वे फॉरवर्ड, की कुछ डेवलपमेंट हुई हैं रिगार्डिंग द एनईपी, रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि 6% जीडीपी होना चाहिए, 6% ऑफ जीडीपी होना चाहिए एजुकेशन पे खर्च। ओके, तो इट कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ताकि लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा, पब्लिक जो गवर्नमेंट जो एरियाज है उसमें ज़्यादा स्पेंड करें। ओके, प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या हो गया, इस ये बोलती है कि यहाँ पे रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन, मतलब दोनों सब मिलकर काम करेंगे, होलिस्टिक डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग, कि आप रिसोर्सेज का भी यूज़ करो, फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर प्रमोट करो, मतलब हर तरह से बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करो, मतलब टेक्नोलॉजिकल लर्निंग को प्रमोट करो, ताकि बच्चों को एआई के बारे में पता चले, है ना, और टूल्स के बारे में पता चले, टेक्निक्स के बारे में पता चले, जो डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या हैं, सो दीक्षा, ई विद्या, स्वयं, पीएम ई विद्या, प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट एंड डिजिटल एजुकेशन। तो बेसिकली ऐसी कोई, ये इतनी सारी स्कीम्स हैं जो किसको प्रमोट करती हैं, जो प्रमोट करती हैं रिमोट लर्निंग को, कि गांव में भी लोग लर्न कर सके। ओके, और डिजिटल एजुकेशन को भी प्रमोट करती हैं कि आप घर बैठे ही पढ़ सकते हो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फोकस ऑन आउटकम बेस्ड फंडिंग। तो आउटकम बेस्ड फंडिंग पे फोकस करना, एक बोल सकते हो कि शिफ्ट फ्रॉम इनपुट बेस्ड टू आउटकम बेस्ड अप्रोच, दैट इज क्वालिटी लर्निंग लेवल्स एंड स्किल डेवलपमेंट। तो पहले क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस रहता था, बट अब फोकस करा जा रहा है क्वालिटी पे, कि क्वालिटी एनहेंस कैसे कर सकते हैं हम, रिसोर्सेज की, है ना, बच्चों की, टीचर्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्निंग लेवल्स इंक्रीज करके, स्किल्स डेवलपमेंट इंक्रीज करके। तो ये सब आप बोल सकते हो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही, आप बोल सकते हो कि अच्छी पॉलिसी है, जो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में
हेल्प करेगी, टीचर्स के लिए भी हेल्प करेगी, प्रॉपर डेवलपमेंट भी होगा उससे अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी तो। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो, और कोई भी डाउट है इस टॉपिक से तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियोस और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।